जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। जैसा कि हम लोग पढ़ लेते हैं रेलवे का जीके जीएस यानी कि एग्जामपुर का नोट्स पढ़ रहे थे। ठीक, इससे पहले हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने यहाँ तक पूरा पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले थे यहाँ से 1857 से पहले विद्रोह। ठीक, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सन्यासी विद्रोह। ठीक, पहला हम क्या पढ़ेंगे? सन्यासी विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है फकीर विद्रोह। ये कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक, पहला क्वेश्चन पूछेगा फकीर विद्रोह कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ। अब देखें, इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व एक फकीर नेता मजनूम शाह ने किया। मजनूम शाह की मृत्यु के पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व चिराग अली शाह ने किया। इस आंदोलन में राजपूत, पठान एवं सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने भी सहयोग दिया। इस आंदोलन में हिंदू नेता भवानी पाठक और देवी चौधरानी थे। इन आंदोलनकारियों ने अंग्रेजी फैक्ट्रियों तथा सैनिक साजो सामान के केंद्रों पर अनेक डकैतियां डाली। ठीक, अब उसके बाद पढ़ते हैं सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ठीक, यह आंदोलन 1770 से प्रारंभ हुआ और 1820 तक चलता रहा। इस विद्रोह का प्रमुख कारण तीर्थयात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना था। सन्यासी मुख्यतः हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासी थे, जो कभी मराठों, राजपूतों तथा बंगाल और अवध के नवाबों की सेनाओं के सैनिक थे। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। अब देखते हैं यहाँ पे चुआर तथा होका विद्रोह। अकाल तथा बढ़े हुए भूमि तथा अन्य आर्थिक संकटों के कारण मिदनापुर जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने हथियार उठा लिया। दलभूम, कैलापाल, ढोलका तथा बाराभूम के राजाओं ने मिलकर 1768 में विद्रोह कर दिया तथा आत्म विनाश की नीति अपनाई। यह प्रदेश 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों तक उपद्रवग्रस्त रहा। इसी प्रकार छोटा नागपुर तथा सिंहभूमि जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने 1820 से 22 तक तथा पुनः 1831 में कंपनी की सेना से टक्कर ली तथा यह प्रदेश भी 1837 तक उपद्रवग्रस्त रहा। अब कोल विद्रोह देखते हैं क्या है। यह विद्रोह झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। विद्रोह का मूल कारण कोलों की भूमि को उनके मुखिया मुंडाओं से छीनकर मुस्लिम कृषक तथा सिखों को देना था। इस विद्रोह में कोलों का नेतृत्व सुरगा तथा सिंधराय ने किया। 1831-32 में कोल विद्रोह का बुद्ध भगत एवं गंगा नारायण ने किया था। संताल विद्रोह देखते हैं कब हुआ था ये आपका? तो 1855 से 56। 1855 और 56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती हैं। दीकुओं, बाहरी लोगों एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50 से लेकर 500% ब्याज वसूल किया। इस विद्रोह के नेता सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। अब आगे पढ़ेंगे यहाँ पे कौन सा है, वही अभी और है थोड़ा। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संताल विद्रोह का दमन किया था। अहोम विद्रोह क्या है देखेंगे 1828 से 1833 तक। बर्मा युद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा असम पर जबरन अधिकारों के प्रतिरोध में अहोम शासक की तरफ से गदाधर सिंह यानी कि गोमधर कुंवर ने विद्रोह किया। खासी विद्रोह देखते हैं क्या है, ये कब हुआ था? 1830 से 33। नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने। कंपनी ने पूर्व दिशा में जयंतिया तथा पश्चिम में गारो पहाड़ियों के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सिलहट को जोड़ने के लिए एक सैनिक मार्ग की योजना भी बनाई तथा इसके लिए बहुत से अंग्रेज, बंगाली तथा अन्य लोग वहां भेजे। पागलपंथी विद्रोह देखते हैं क्या है। 1824 ईस्वी में फिरोजपुर के पास एक फकीर टीपू ने किसानों को संगठित किया। बर्मा युद्ध के बाद सैनिकों के लिए मार्ग बनाए जाने हेतु बेगारी को प्रोत्साहन दिया गया। 1827 में टीपू के गिरफ्तार होने के पश्चात जानक पाथर तथा दोगवाज पाथर ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। बाद में इस विद्रोह ने कानून का रूप ले लिया। पागलपंथ का एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया। भील विद्रोह क्या है?
सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बस पूछेगा कहाँ हुआ था, कब हुआ था, दो ही चीज़ पूछता है। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खाना देश में रहती थी। 1812 से 19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिया। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने पुनः विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। आगे देखेंगे नील विद्रोह कब हुआ था ये 1859 से 60। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। आगे यहाँ पे 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नील दर्पण और ये दीनबंधु मित्र। ठीक, आपसे पूछेगा नील दर्पण किसका है, तो दीनबंधु मित्र का है। यहाँ से आपका यही क्वेश्चन पूछता है अधिकतर। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम की पहली बार गाया गया था। तो पहली बार कब, 1896 में। कहाँ पर, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है। ठीक, आगे देखते हैं अब यहाँ पे वहाबी आंदोलन। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम में सुधार लाना था। सैयद अहमद अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु इन पर अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। आगे देखेंगे यहाँ पे पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गईं। अब हम देखते हैं कूका आंदोलन क्या होता है। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत हद तक मिलता जुलता था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। इन्होंने हाजरा नामक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फराजी विद्रोह। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह यानी कि दादू मियाँ द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 60 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। यहाँ पे देखेंगे खोंड जनजाति का विद्रोह। तो खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवराज चक्र बिसोई ने किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं यहाँ पे 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोह का क्रम इस प्रकार है, जैसे बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम से जा मिली थी। दूसरा है बिल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 में, कच्छ का विद्रोह 1829 से 31, कोल विद्रोह 31 से 32, संथाल विद्रोह 55 से 56। ठीक, मुंडा विद्रोह देखते हैं क्या है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह यानी कि 1899 से 1900 के बीच में हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंडा विद्रोह को उलगुलान यानी कि उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था।
उसने कहा कि दीकुओं यानी कि गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ठीक, ये सेंटेंस याद रखेंगे। किसने कहा था? बिरसा मुंडा ने। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। यह हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। ठीक, अब कुछ इसका जो है एमसीक्यू है उसको देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट होता है आपका। मजनून शाह का संबंध किस विद्रोह से था? तो इनका संबंध था फकीर विद्रोह से। चुआर विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। चुआर विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मिदनापुर था। सिद्धो और कान्हो का संबंध किस जनजातीय विद्रोह से था? बताएंगे तो वो था संथाल विद्रोह, 1855 से 56 में हुआ था। अहोम विद्रोह का नेता निम्न में से कौन था? तो अहोम का गोमधर कुंवर था। भील विद्रोह का संबंध किससे था? भील विद्रोह का संबंध किससे था? वो खान देश से था। 1859 के नील विद्रोह का आरंभ हुआ था कहाँ से? नदिया से हुआ था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? जल्दी से बताएंगे तो क्या था? नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका? नील विद्रोह का। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे। कूका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो कूका आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म की बुराइयों को दूर करना था। कूका आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो किसने की थी शुरुआत? तो भगत जवाहरमल ने की थी कूका आंदोलन की शुरुआत। यहाँ पे देखेंगे बंगाल का फरीदपुर किस आंदोलन का केंद्र था? तो वो फराजी विद्रोह का केंद्र था। किसे धरती आबा के नाम से जाना जाता था? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता था। देखिए ना, पूछा ना आपसे तो इम्पॉर्टेंट है। जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो टक्कर बापा ने किया था। किसने किया था? टक्कर बापा ने जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, याद रखेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक, चलिए 1857 की क्रांति पढ़ लेते हैं इसको भी, आज इसको समाप्त कर देंगे। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक यानी कि जिसका नाम था ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निर्णय लिया। इसका परीक्षण डम अम्बाला और सियालकोट में किया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था और जो कि ऊपरी भाग जो होता था चमड़े से बना होता था, उसी के चक्कर में भी बवाल हुआ था। देखेंगे भी जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिक को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। ठीक, कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, इससे उनका धर्म जो प्रभावित होता है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ठीक, और एक सैनिक जिसका नाम था मंगल पांडे अपने क्या लिखा हुआ है अपने एजुटे पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। ठीक, जो उसका यहाँ पे कुछ छूट रहा है, हाँ यहाँ पे आपका लिखा था एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जैतपुर उत्तर प्रदेश एवं संबलपुर उड़ीसा, 1850 ईस्वी में बघाट सतलुज के दक्षिण का एक पहाड़ी राज्य है, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर को व्यक्तिगत नीति के तहत ब्रिटिश शासन में मिलाया गया, जबकि 1856 ईस्वी में डलहौजी कुशासन के आधार पर अवध पर भी कब्जा कर लिया। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। आगे अब झांसी के बारे में। झांसी देखेंगे यहाँ पे। झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। ठीक, झांसी ने किसने शुरुआत किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। ठीक, इनका मूल नाम या बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलधर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। जब उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तब डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक, किससे लड़ते हुए? ह्यूरोज नाम था जिससे उनका दमन करने आया था। आगे देखेंगे अब लखनऊ से कौन था? लखनऊ यानी कि अवध।
विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ। लखनऊ से कौन कर रहा था विद्रोह का नेतृत्व? बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। क्या नाम था? बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ के अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था। ठीक, देखिए झांसी से कौन था? ह्यूरोज था। और अवध से कौन था? हेनरी लॉरेंस था, जिसे विद्रोहियों ने मौत के घाट उतार दिया था। ठीक, अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक, अब देखते हैं कानपुर से किसने नेतृत्व किया था। यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेंगे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब यानी कि नाना धोंदो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। कानपुर से किसने नेतृत्व किया? नाना साहब ने किया। तात्या टोपे कौन था? तात्या टोपे यानी कि 1814 से 1962 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता था। ठीक, तात्या का मूल नाम या वास्तविक नाम पूछेंगे तो तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के ये ओला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में सैन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1862 को फांसी दे दी गई। ठीक, तात्या टोपे कौन था? नाना साहब का आप मान सकते हैं एक सैनिक था। ठीक, नेतृत्व जो उनका नेतृत्व करता था यानी कि जो आपका सैनिक संबंधित जो कार्य होता था तात्या टोपे करता था उनका। अब जगदीशपुर से किसने किया था देखेंगे यहाँ पे। तो 1857 के जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालिक शाहाबाद जिले वर्तमान भोजपुर जिले से संबंधित हैं। यहाँ पे आपसे बहुत पूछा जाता है कि कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से है? तो बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से। कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर से। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया उस समय वे 80 वर्ष के थे, यानी कि बहुत ही मतलब वृद्ध हो चुके थे। 80 वर्ष यानी कि बहुत हो गया। ठीक, अन्य देखते हैं जैसे मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। इन सैनिकों में दिल्ली के सैनिक भी शामिल हुए। बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया गया। ठीक, बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया गया। और ये मुस्लिमों का यानी कि जो अकबर था, अकबर मुगल वंश का सबसे अंतिम हिंदू यानी कि मुस्लिम राजा था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। ठीक, यानी कि जब क्रांति हुई थी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया। ठीक, विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक, यानी कि वो जब विद्रोह हुआ था उस समय इलाहाबाद को उन्होंने आपातकालीन मुख्यालय बनाया। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। ये पूछेगा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? तो बोलेंगे जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा। हैवलाक ने 1857 में इलाहाबाद एवं कानपुर को जीता। निकोलसन ने सितंबर 1857 में दिल्ली को जीता, परंतु उसकी मृत्यु हो गई। आगे देखेंगे यहाँ पे बहादुर शाह जफर को भी हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, रंगून क्या थी? म्यांमार की पुरानी राजधानी थी बर्मा। ठीक, तो उसे रंगून भेजा गया था। ठीक, रंगून था। आगे देखेंगे ह्यूरोज बम्बई से मध्य भारत की ओर बढ़ा। ह्यूरोज जो है मुंबई से मध्य भारत की ओर बढ़ा। ये किसने था? रानी लक्ष्मीबाई से इसने युद्ध किया था। और मार्च 1858 में झांसी में उसने लक्ष्मीबाई को परास्त किया। रानी ग्वालियर की तरफ पलायन कर गई। वहां सिंधियों की 20,000 सैनिकों की सेना लक्ष्मीबाई से मिल गई, किंतु ह्यूरोज ने यहाँ भी इसका पीछा किया। 17 जून 1858 को लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे बी.डी. सावरकर का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे जो पूछते हैं। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक पूछेगा किसकी पुस्तक है? तो बी.डी. सावरकर का। 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। भारत सरकार द्वारा R.C. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। 1857 के विद्रोह का इतिहास किसको नियुक्त किया गया? R.C. मजूमदार को नियुक्त किया गया।
आगे देखते हैं यहाँ पे, परंतु सरकारी समितियों से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया। ठीक, उन्हें नियुक्त किया गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तथा अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। कब प्रकाशित किया? 1957 में प्रकाशित किया, पूरे 100 साल बाद। कुछ हो सकता है यहाँ पे, देख लेंगे आप लोग, यहाँ पे थोड़ा शायद कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हो सकता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं विद्रोह के नेता कौन कौन थे। जैसे बिहार में किसने विद्रोह का नेता था? वो कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर से संबंधित है। ठीक, गोरखपुर से किसने किया? गजाधर सिंह ने किया। फर्रुखाबाद से नवाब तफज्जल हुसैन ने, सुल्तानपुर से शहीद हसन ने, संभलपुर से सुरेंद्र शाही ने किया। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है ये सब पढ़ लेंगे आप। फिर हरियाणा राव तुलाराम मथुरा देवी सिंह, जैसे मेरठ से कदम सिंह ने, सागर से शेख रमाजान, गढ़ मंडला शंकर साहब राजा ठाकुर प्रसाद, रायपुर से नारायण सिंह, मंदसौर से शहजादा हुमायूं फिरोज शाह। ठीक, ये सब नहीं पूछता है उतना, यहाँ से पूछेगा आपका। ठीक, यहाँ से पूछता है आपका 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों के मत। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। ठीक, ये पूछता है यहाँ से। यह स्वतंत्रता संग्राम था, ये डॉक्टर यशु प्रसाद ने कहा। यह जन क्रांति थी, किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली ने कहा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, टी.आर. होम्स ने कहा। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, बी.आर. सावरकर एवं अशोक मेहता ने कहा। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, आर.सी. मजूमदार ने कहा। ठीक, तो ये सारे फैक्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से तो आपका एक क्वेश्चन पक्का ही पूछेगा अगर 1857 की क्रांति से पूछ रहा है तो। जितना भी इसमें पढ़ा गया सबके सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग पढ़िएगा जरूर। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। ठीक, कहाँ से हुआ था? मेरठ से, 12 मई 1857। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद को अपनी आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। बेगम हजरत महल ने 1857 में किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल कहाँ से संबंधित थी? अवध से संबंधित थी, यानी कि लखनऊ से संबंधित थी। ठीक, इनके पुत्र का नाम कादिर था। ठीक, बिजरिस कादिर। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से नाना साहब थे। ठीक, आगे देखेंगे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वो तो कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर के राजा। 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ठीक, किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। आगे देखेंगे यहाँ पे कुछ और। अभी तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? अभी आपने पढ़ा था, रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह को किसने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। किसने अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था? तो बताएंगे वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने अपना आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया था? इलाहाबाद में बनाया था। बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर निर्वासित कर दिया गया था? तो मुर्शिदाबाद निर्वासित कर दिया गया था, यानी कि रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। ठीक, आगे द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक की रचना किसने की है? तो अशोक मेहता की है। फैजाबाद में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो वो थे कौन? डिजरायली ने। झांसी में विद्रोह का दमन किसने किया था? ह्यूरोज ने। ये पूछेगा आपका। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ह्यूरोज ने किया था। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया ना। अब देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो ध्यान से सुनिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि इसमें तो लिखा नहीं है, तो थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि 1857 ईस्वी का विद्रोह, ठीक, इसका प्रतीक आपसे पूछता है कभी कभी, तो इसका प्रतीक था कमल एवं रोटी। ध्यान से सुनिएगा, 1857 ईस्वी का विद्रोह का प्रतीक था कमल एवं रोटी। ठीक, दूसरा था वायसराय, आपसे पूछेगा, तो वायसराय तो अभी आपको पता चल गया ना कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, प्रथम, अब भारत का प्रथम वायसराय भी पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? लॉर्ड कैनिंग बताएंगे। इंग्लैंड का पीएम कौन था उस समय? तो इंग्लैंड के पीएम का नाम था, जो कि ब्रिटिश पीएम था, वो था पामस्टन। ठीक, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था। ठीक, और देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि
1857 ईस्वी की पहली लड़ाई सरकार से किससे हुई? तो सबसे पहले किससे हुई थी? मंगल पांडे से हुई थी। किससे हुई थी? मंगल पांडे से हुई थी। तो मंगल पांडे कौन था? तो देखिए, मंगल पांडे, देखिए इसका जन्म आपको पता है 19 जुलाई 1827 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुई। ठीक, इतना इससे पूछता है लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ अलग से। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। ठीक, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, क्या है? देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में मना कर दिया था कि कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। किसने मना किया था? मंगल पांडे ने मना किया था। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, मारो फिरंगियों को, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा भी किसका है? मंगल पांडे का है। ठीक, मंगल पांडे कहाँ का, मतलब कहाँ का सैनिक था? तो बैरकपुर, वेस्ट बंगाल, छावनी 34वीं वीएनआई यानी कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था। ठीक, बैरकपुर के छावनी 34वीं वीएनआई बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था। ऐसे पूछता है कि किस रेजिमेंट का था? तो 34वीं वीएनआई का सैनिक था बैरकपुर में। ठीक, फांसी कब दी गई थी? तो फांसी इसको दी गई थी 8 अप्रैल 1857 में दी गई थी। ठीक, फांसी दी गई थी। और देखते हैं यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन से मतलब तटस्थ रहे? तो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, यानी कि उन्होंने कुछ नहीं किया उसमें। ठीक, एक क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि लखनऊ में किन दो अंग्रेजों की यानी कि ब्रिटिश नायक की मृत्यु हुई थी? तो वो था आपका कैंपबेल एवं लॉरेंस, जो था लखनऊ में मारा गया था। ठीक, दमन करते हुए। और देखते हैं यहाँ पे कुछ, एक बार फिर से ध्यान देंगे जरा। अभी हमने आपको बताया कि लखनऊ में कौन कौन मारा गया? कैंपबेल प्लस लॉरेंस, नहीं, कैंपबेल कैंपबेल और लॉरेंस जो था वो ब्रिटिश नायक था लखनऊ में। ठीक, जिसमें लॉरेंस मारा गया था। ठीक, लॉरेंस मारा गया था। और मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो वो था जनरल नील। आपसे पूछा जाता है कि किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो आप बताएंगे जनरल नील, हैवेलॉक और हेनरी लॉरेंस। ठीक, इन्होंने अपना जीवन खोया था लखनऊ में। और एक क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से चयन किया था? तो गोरखा से, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत में। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी आपसे। एक और क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो वो थे नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां, तीनों। ठीक, ये कहाँ पर चले गए थे? नेपाल चले गए थे भागकर और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इसमें नोट्स की ओर। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको आज ही ख़त्म करेंगे। गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉर्ड क्लाइव 1857 से 69 ईस्वी तक। ठीक, क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। फ्लासी का युद्ध 23 जून 1857 में कंपनी का नेतृत्व किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक, यानी कि लॉर्ड क्लाइव ने किया था फ्लासी के युद्ध में। आगे देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे कब से कब तक? तो 74 से 85 ईस्वी तक। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश अनुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की। आपसे पूछेगा कि द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा किसने की? तो वारेन हेस्टिंग्स ने की। और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। क्वेश्चन आएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बोलेंगे आप लोग वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 ईस्वी से 95 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। आगे देखेंगे यहाँ पे। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस 86 से 93 ईस्वी तक।
तो कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए। भारत की प्रसिद्ध विधिवत सिविल सेवा या लोक सेवा का आरंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 ईस्वी से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इनकी कब्र स्थित है। कुछ पॉइंट है यहाँ पे नीचे। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानूनों में सुधार, पुलिस सुधार कर संबंधित सुधार तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। नेक्स्ट है हमारा क्या, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। पहला पॉइंट पूछेगा, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। लॉर्ड वेलेजली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे। हैदराबाद था। हैदराबाद देख लेंगे कब से कब तक। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा और कौन था देखेंगे यहाँ पे। पेशवा के बाद क्या था आपका? पेशवा हो गया। पेशवा के बाद आपका पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। ठीक, ये सब शामिल थे। अब हम देखते हैं यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 33 में, ये इंपॉर्टेंट है। उसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किए तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। ठीक, राजा राम मोहन राय की सहायता से 1828 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक, पूछता क्वेश्चन, भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण याद किया जाता है। आगे देखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बोलते हैं? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बोलते हैं। किसे? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बोलते हैं। अब आता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 48 से 56 तक। ठीक, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा, जैतपुर एवं संभलपुर, उदयपुर, बघाट, झांसी, नागपुर तथा करौली थे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 के ईस्वी के वुड इस डिस्पैच को लागू किया। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यक्तिगत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। प्रथम रेलवे लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपके कि पहली बार रेलवे कब से कब तक चली। ठीक, देखेंगे प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाड़े के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई, यानी कि चली। कितना? 34 किलोमीटर चला था। रेल यात्रा का आरंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। आपसे पूछेगा पहली बार कहाँ से कहाँ तक रेलगाड़ी चली? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के अंतर्गत बम्बई से थाने 34 किलोमीटर चली थी। ठीक, रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अब देखते हैं लॉर्ड कैनिंग। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। प्रथम वायसराय पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? लॉर्ड कैनिंग बोलेंगे। ठीक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बोलेंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम पूछेगा तो क्या बोलेंगे? हेस्टिंग्स बोलेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे देखेंगे यहाँ पे कहाँ तक यहाँ हो गया। कैनिंग के समय में ही 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया। ठीक, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। अब पढ़ेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में थोड़ा। 1869 से 72 ईस्वी, लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की। भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण किया। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक शेर अली अफरीदी नामक कैदी द्वारा की गई थी। ठीक, उसने गोली मार दिया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, जो कि असफल थी, अनियमित थी। किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी। ठीक, जो पहली बार हुआ वो नियमित नहीं थी, दूसरी बार नियमित थी। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 ईस्वी में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की। ठीक, किन्हें कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की? महारानी विक्टोरिया को। अब देखते हैं लॉर्ड लिटन, 76 से 80 ईस्वी तक। इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट हो गया, ठीक, ओवन मेरेडिथ। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग की नियुक्ति की। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन 1877 में किया गया। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। ठीक, किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड लिटन के। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ था। ठीक, कब पास हुआ था? 1878 में लॉर्ड लिटन ने पास करवाया था। याद रखेंगे, यहाँ से भी पूछता है आपसे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यानी कि भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। अर्चिकिन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। श्री एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। ठीक, आकाश से वज्रपात कहा है। अब देखते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में, इससे भी इम्पोर्टेंट पूछता है। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत की वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी हो गया कि उदारवादी कौन सा था? लॉर्ड रिपन। उन्हें 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। ठीक, पहला पॉइंट और दूसरा हो गया। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। ठीक, आपसे पूछेगा स्थानीय शासन का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को। एल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1882। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। ठीक, ये सब पूछता है इंपॉर्टेंट चीज़ें। कर्जन के बारे में देखते हैं। 99 से 1905 ईस्वी तक। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। पहला पॉइंट पूछेगा कि बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। कब किया? 1905 ईस्वी में किया। ठीक, यह हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लिहाजा तिब्बत 1904 में भेजा गया। सर टॉमर रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में। प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम 1904 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 में आया। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। रेलवे बोर्ड का गठन स्थापना कब हुआ? 1905 में हुआ। ठीक, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पुलिस विभाग में सुधार हेतु फ्रेजर कमीशन कब आया? 1902 में। भारत में लोक सेवा मंडल का गठन 1905 में हुआ। अब देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। 1905 से 1910। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में हुई। किसके द्वारा किया गया? आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में किया गया। ठीक,
मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा की गई। भंग विरोधी आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त हुए 1909 में। सूरत का कांग्रेस विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसके बारे में पढ़ते हैं, 10 से 16 तक है, 1910 से 1916। इसके समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। इसी के दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया दिया गया। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बंगाल विभाजन किसने लागू किया, तो लॉर्ड कर्जन ने, और किसने समाप्त किया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने, तथा रद्द किया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स पंचम का भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में हुआ था। जॉर्ज पंचम कब आया था, 1911 में आया था। लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है स्मरणीय तथ्य के बारे में। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में, जिसने बंगाल में स्थापित द्वैत शासन को प्रथा को समाप्त कर दिया एवं प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स ने। हेस्टिंग के समय में ईस्वी को जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ठीक, वो नहीं लिखा है कब किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। ये भी पूछेगा कि भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक, आपका ये तो यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये वाला। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ एवं इसका शासनकाल शांति का काल रहा था। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा इसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, जो कि अनियमित थी। डफरिन के काल में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बम्बई में 1885 में हुआ था। ठीक, किसने, A.O. ह्यूम ने किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की। भारत की स्वतंत्रता के बाद में चक्रवर्ती राजगोपालचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो श्री राजगोपालचारी। ठीक, अब इसका कुछ MCQ देख लेते हैं, बस आपका ये यहाँ पे समाप्त होता है। फ्लासी युद्ध में कंपनी का नेतृत्व किसने किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। आगे देखेंगे यहाँ पे, राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था किसने, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। किसके काल में न्यायिक कार्यों का आरंभ हुआ, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यों में शासनकाल में आरंभ हुआ था। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं, सहायक संधि की नीति किसके द्वारा लागू की गई, बताएंगे आप लोग। सहायक संधि की नीति जो होती है किसके द्वारा लागू की गई, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेजली। क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली होगा। दूसरा है आपका, किसके काल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य विलय कर लिया था, बताएंगे। 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। बम्बई से थाने तक रेल मार्ग बिछाने का काम किसके काल में लगाया गया था, तो वो था लॉर्ड डलहौजी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। किसके काल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएंगे। 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में प्रथम जनगणना का आरंभ किसके समय में हुआ था, तो मेयो के समय में हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 किसके समय पारित हुआ, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ठीक,
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले टॉपिक जो होगा आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, बस कुछ ही दिनों में है आपका हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, फिर हम उसके बाद ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।